हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय सिंह राठौड़ चाणक्य क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज अपन बात कर रहे हैं फिजिक्स की एक बहुत ही शानदार ब्रांच कह सकते हो आप। आज अपन बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। आज अपन बात करेंगे स्टैटिक्स। किसकी बात करेंगे भाई? स्टैटिक्स की बात करेंगे। हिंदी में क्या हो जाएगा? हिंदी मीडियम के लिए भाई ये हो जाएगी वैद्युत की। हिंदी मीडियम के लिए क्या हो जाएगी भाई? वैद्युत की। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, वैद्युत की क्या होती है? तो इधर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, वैद्युतिकी का मतलब हमारे सिंपल सा मतलब हम यहाँ पर निकालेंगे वन वर्ड आपको रीडिंग करनी है। कंपटीशन के लिए वही बच्चा सेलेक्ट होगा जिसको वर्ड टू वर्ड आपके क्या हो, पता हो कौन सी चीज़ क्या है, मतलब पूरी डेफिनेशन उसकी बारे में पूरी डिटेल डिस्कशन। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको खाली इतना याद रखना है कि आप अपना जो 4 ऑप्शन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, उसको आप क्या कर सकते हो? सही कर सको। तो वैद्युत की यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वैद्युत की का मतलब है आवेशों का अध्ययन। सीधी बात है, किसका अध्ययन भाई? आवेशों का अध्ययन, यानी अपन कह सकते हैं स्टडी ऑफ चार्ज। ये चीज ध्यान से देखिएगा भाई। स्टडी ऑफ चार्ज को अपन क्या बोल सकते हैं भाई? आप कह सकते हो स्टैटिक्स। क्या कह सकते हैं भाई? स्टैटिक्स कह सकते हैं। अब ये कितने टाइप की होती है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपके सिलेबस में 2 टाइप की स्टैटिक्स दे रखी है। पहली स्टैटिक्स है आपके लिए स्थिर वैद्युत की। पहली का नाम क्या भाई? स्थिर वैद्युत की, जिसे अपन नॉर्मली क्या बोलेंगे भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक। कौन सी स्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और दूसरी हमारे पास कौन सी होगी भाई? गतिक वैद्युत की, जिसे अपन नॉर्मली क्या बोलेंगे? धारा, वैद्युत धारा। क्या पढ़ेंगे भाई? वैद्युत धारा नाम से इस टॉपिक को अपन पढ़ेंगे। तो इसको आप क्या कह सकते हो? करंट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? करंट। या फिर आप बोल सकते हो डायनेमिक्स। क्या बोल सकते हैं अपन? डायनेमिक्स कह सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपके 2 टाइप की ब्रांच हो जाएगी, स्थिर वैद्युत की और दूसरी कौन सी हो जाएगी? गतिक वैद्युत की। तो सर इनमें क्या फर्क है? तो फर्क सिंपल सा है। स्टैटिक्स मतलब आवेशों की स्टडी करना, चार्ज की स्टडी करना। वहाँ वर्ड क्या लिखा हुआ है? स्थिर, यानी रुका हुआ। कैसा भाई? रुका हुआ। तो इस फिजिक्स में, इस ब्रांच में अपन क्या मानेंगे? आवेश को। किसको भाई? आवेश को स्थिरावस्था में। कौन सी अवस्था में रखेंगे भाई? स्थिरावस्था में मानते हैं। अब होता है नहीं होता है वो हमें नहीं पता, हम तो पढ़ेंगे सर उस हिसाब से। हम आवेश को क्या मानेंगे? रेस्ट में मानेंगे कि वो रुका हुआ है। वो कैसा है? रुका हुआ है। तो आवेश को कौन सी अवस्था में मानेंगे? स्थिरावस्था में मानते हैं। हाँ, चार्ज इन कंडीशन ऑफ रेस्ट। चार्ज इन कंडीशन ऑफ रेस्ट, यानी इस कंडीशन में, इस आपके फिजिक्स की इस ब्रांच में अपन क्या मानेंगे? चार्ज रेस्ट में है। कौन सी पोजीशन में है भाई? रेस्ट में। और इधर वाली में हम क्या कर देंगे भाई? चार्ज को मूव कराना शुरू कर देंगे। यानी जब चार्ज मूव करता है, ठीक है, यानी जब वो मोशन करता है, मूवमेंट करता है, तब आपकी क्या प्रॉपर्टीज होती है उसकी स्टडी हम करेंगे डायनेमिक्स में। तो ये कौन सी ब्रांच हो जाएगी भाई? आवेश कौन सी अवस्था में लेंगे? आवेश को गत्यावस्था। कौन सी अवस्था? गत्यावस्था में हम लेते हैं। और यहां पर क्या हो जाएगा? चार्ज इन कंडीशन ऑफ मोशन। चार्ज इन कंडीशन ऑफ मोशन, यानी जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कौन सी कंडीशन में हो जाएगा अभी? मोशन की कंडीशन में हो जाता है। तो ये चीजें आपके थी स्टैटिक्स के बारे में। किसके बारे में थी भाई? स्टैटिक्स के बारे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जनरल साइंस भी बोल सकते हो, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पर फादर ऑफ स्टैटिक्स कौन था? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, माइकल फैराडे। एक नाम आता है माइकल फैराडे। इस बंदे को, इस इंसान को क्या माना जाता है? फादर ऑफ स्टैटिक्स। फादर ऑफ स्टैटिक्स बोला जाता है इसको, ठीक है। यानी कहने का मतलब, जो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो ये स्थिर वैद्युत की है, इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन किसने किया था? फैराडे ने किया था। इसके अलावा जो जनरेटर्स है, जनित्र, वो भी आपके किसकी देन है? माइकल फैराडे की देन है। उसके बाद जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र वगैरह, इन सब का डिस्कशन, बहुत ही डिटेल डिस्कशन सबसे पहले माइकल फैराडे ने किया था। तो माइकल फैराडे ने सबसे पहले किया था और अच्छा डिस्कशन किया था। इस वजह से इसे क्या मानते हैं अपन भाई? फादर ऑफ स्टैटिक्स बोलते हैं। तो ये तो अपना जनरल इंट्रोडक्शन हो गया, अपन क्या पढ़ने वाले हैं, कौन सी ब्रांच पढ़ने वाले हैं। तो अब मैं आपके लिए स्टूडेंट सबसे पहले शुरू कर रहा हूं स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये शुरू करने का रीजन भी है, ध्यान दीजिएगा, आपको इसके फॉर्मूला, इसके बारे में पूरा नॉलेज होगा तो ही आप क्या पढ़ सकते हो? करंट पढ़ सकते हो। इसलिए अपने शुरू कर रहे हैं अपना टॉपिक। आज का टॉपिक अपन क्या शुरू करेंगे भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो यहां पर हमारी ब्रांच क्या हो जाएगी भाई आज के लिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।
हिंदी मीडियम के लिए क्या हो जाएगी भाई, स्थिर वैद्युत की। कौन सी वैद्युत की, स्थिर वैद्युत की। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, अगर आपको फिजिक्स में स्टडी करनी है तो फिजिक्स में स्टडी का एक ही तरीका हम देखते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक छोटी फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्या करते हैं, दूसरी क्वांटिटी लेते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपके कितनी है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप ध्यान दीजिएगा फिजिकल क्वांटिटीज कितनी पढ़नी होगी आपको। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहली आती है चार्ज, आवेश। सबसे पहले हमें किसका अध्ययन करना पड़ेगा, इसमें आवेश के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा सबसे, ठीक है, मेन आप कह सकते हो, बेसिक मूलभूत आप कह सकते हो इसकी फिजिकल क्वांटिटी है, ये भौतिक राशि है। दूसरा इसके बाद अपन पढ़ेंगे कूलाम्ब फोर्स की। किसकी बात करेंगे भाई, कूलाम्ब फोर्स की, कूलाम्ब फोर्स, कूलाम्ब बल की बात करेंगे। तीसरा इसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसे अपन क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारा तीसरा टॉपिक रहेगा। और चौथा टॉपिक हमारा रहेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विद्युत विभव, पोटेंशियल। कौन सा टॉपिक रहेगा भाई, पोटेंशियल। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके विभव के बाद कैपेसिटी, कैपेसिटर, संधारित्र और कैपेसिटी, कैपेसिटी और कैपेसिटर, संधारित्र के बारे में अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो मेनली आपके 3 से ये 4 तरह की, 4 से 5 तरह की ये फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके बारे में अपन क्या करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे। इनके बारे में पढ़ने के बाद ही आपकी क्या कंप्लीट होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट होती है। तो अपन शुरुआत कर रहे हैं आज किससे स्टार्ट कर रहे हैं भाई, चार्ज से। किससे स्टार्ट कर रहे हैं, चार्ज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बात करता हूँ चार्ज की। किसकी बात करता हूँ, चार्ज की, आवेश। हाँ, तो यहां पर देखिएगा स्टूडेंट, आवेश क्या होता है, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, अपन सिंपल वर्ड में कह सकते हैं वह गुण, वस्तुओं का वह गुण जिसके द्वारा, वह गुण जिसके द्वारा वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित क्या करती है भाई, आकर्षित, या आप कह सकते हो प्रतिकर्षित, क्या करे, प्रतिकर्षित करे, कॉमा क्या कहलाएगा भाई, आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, आवेश कहलाता है। यानी समझिएगा, हाँ, एट्रैक्शन, क्या करने के भाई, एट्रैक्शन, और या फिर आप कह सकते हो क्या करना है भाई, रिपल्शन। क्या करना है, रिपल्शन। एट्रैक्शन या रिपल्शन करने की जो प्रॉपर्टी है वही आपके क्या हो जाएगी भाई, चार्ज। क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। तो सर समझ में नहीं आया कैसे अट्रैक्ट करता है, तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने कहा यहां पर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो पूरी चार्ज है। वो कैसे है, चार्ज है। या आप नॉर्मली सिंपल वे में देखिएगा, अपन क्या करते थे, छोटे थे तो आप क्या करते थे, स्केल लेते थे, अपने बालों पर रगड़ते थे उस स्केल को। स्केल को जब हम बालों पर रगड़ के कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते थे तो वो उससे अट्रैक्ट हो जाते थे, चिपक जाते थे। तो अपन कहते देखो ये जादू हो गया। तो वो जादू नहीं था, वो अट्रैक्शन, चार्ज था। क्या था, चार्ज। कैसे बना देखिएगा, जब हमने बालों पर उस स्केल को आपके लगाया तो वो कैसे चार्ज हो जाए, आपके बिल्कुल चार्ज हो जाएगी, पार्टिकल चार्ज हो गए। अब क्योंकि ऑयली थी, आपकी जो हेयर है वो ऑयली हेयर थे, तो उस वजह से वो क्या हो गई, चार्ज हो गई स्केल चार्ज। वापस पेपर के जो आपके पेपर होता है उसके छोटे छोटे टुकड़ों पर भी हल्का सा चार्ज रहता है ऊपर वाली सरफेस पे। उन दोनों चार्ज में अट्रैक्शन हुआ, इस वजह से वो कागज कहाँ चिपक गए, आपके चिपक गए भाई, स्केल पर चिपक गए। उनके अलावा जब सर्दियों के दिनों में हम स्वेटर पहनते हैं तो लेकिन जब धीरे धीरे धूप बढ़ती है तो धूप के समय या फिर शाम के समय जब हम स्वेटर वापस उतारते हैं तो आपने देखा होगा चढ़ की आवाज आती है। तो वो चढ़ की आवाज किसकी वजह से आती है भाई, चार्ज की वजह से आती है। यानी क्या होता है कि हमारा जो स्वेटर है वो ऊन से बना होता है और ऊन हमेशा क्या है भाई, आपके चार्ज हो जाता है। ऊन में चार्ज बना, वापस हमारे हेयर्स में भी क्या होता है, चार्ज होता है। तो जब ये दोनों चार्ज आपस में फ्रिक्शन करते हैं, क्या करते हैं भाई, फ्रिक्शन करते हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से इनमें क्या आती है, चढ़ की साउंड आती है। तो ये सारे जनरल आपके केसेस दे सकते हो, एग्जांपल्स देख सकते हो, ये सारे चार्ज के हैं। किसके हैं भाई, चार्ज के हैं। फिर बात करते हैं चार्ज की अगली प्रॉपर्टी की। तो चार्ज की अगली प्रॉपर्टी है, ये कैसा गुण है भाई, मूलभूत गुण है। हाँ, यानी ये कैसी प्रॉपर्टी है भाई, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी बोल सकते हो आप, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो जाएगा भाई, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको कभी भी ऑब्जेक्ट से अलग नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते भाई, अपन अलग नहीं कर सकते। कहने का मतलब
आपकी बॉडी के, देखिएगा आपकी बॉडी में सबसे मेन पोर्शन क्या है, हार्ट है। हार्ट को अगर आपने अलग कर दिया तो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, डेड हो जाती है। वही बात यहां पर है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट से अपन चार्ज को कभी अलग नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। यानी ये जो आप कह सकते हो नेचुरल चीज है, भगवान ने दे दी है, वही आप इतना ही रख सकते हो। चार्ज को चेंज कर सकते हो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक है। आप चार्ज न्यूट्रल कर सकते हो, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव कर सकते हो, लेकिन आप कभी उसका चार्ज खत्म नहीं कर सकते, कभी भी उसका चार्ज खत्म नहीं कर सकते। इसलिए क्या बोलते हैं, मूलभूत गुण। क्या बोलेंगे भाई, मूलभूत गुण बोलते हैं। तो यहां पर हमने दो बात सीखी है, अट्रैक्ट करना या रिपल करना, दोनों ही चार्ज है। वो प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज है। कैसी प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल है, कभी भी ऑब्जेक्ट से अलग नहीं होगी। फिर बात करते हैं, नेक्स्ट आता है, अगला पॉइंट आता है, हाँ, चार्ज के, ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्ज। नेक्स्ट किसकी बात करते हैं भाई, टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ चार्ज में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साइंटिस्ट आए थे 1750 में, सन 1750 में। यहाँ पर देखिएगा साइंटिस्ट का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि चार्ज को नॉर्मली अपन दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से टाइप में सर, पहला टाइप उन्होंने बताया पॉजिटिव, और दूसरा उन्होंने कौन सा चार्ज भाई, नेगेटिव चार्ज। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कौन से चार्ज बताए भाई, दो, पॉजिटिव और नेगेटिव। हिंदी मीडियम में पॉजिटिव के लिए क्या लिख सकते हैं भाई, धनावेश। क्या लिखेंगे, धनावेश। और नेगेटिव के लिए क्या लिखेंगे, ऋणावेश। क्या लिखेंगे, ऋणावेश। तो ध्यान से देखिएगा, उन्होंने कहा पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप के चार्ज ही बन सकते हैं। तो ये लोगों ने कहा सर किस पे पॉजिटिव लिखा होगा, किस पे नेगेटिव, तो उन्होंने कहा लिखा हुआ कुछ नहीं होता है, अपन मानते हैं। अपन क्या करते हैं, मानते हैं। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स मानना ही है। कोई चीज आपने लेट कर ली, कोई चीज की आपने कल्पना कर ली, वो ही फिजिक्स होगी, वही आपकी क्या होती है, फिजिक्स होती है। तो उनकी कल्पना क्या थी, देखिएगा जरा। यहां पर उन्होंने कहा कि यहां पर हम लेते हैं उदासीन, क्या लेता हूं भाई, उदासीन परमाणु, न्यूट्रल एटम। उन्होंने कहा कौन सा एटम ले लूंगा भाई, न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम में उन्होंने कहा जितना पॉजिटिव है उतना क्या हो जाएगा, नेगेटिव होता है। जितना पॉजिटिव चार्ज है सेम टू सेम चार्ज के उसके किसके बराबर होता है, नेगेटिव के बराबर होता है। इस वजह से ही कोई एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा। क्या होगा भाई, न्यूट्रल। तो उन्होंने कहा अगर मुझे पॉजिटिव चार्ज चाहिए, क्या चार्ज चाहिए भाई, पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो यहां पर देखिएगा ये आपका हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होंगे और उसके अराउंड कौन घूमेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन। कौन घूमते हैं उसके अराउंड भाई, उसके अराउंड घूमेंगे इलेक्ट्रॉन, घूमते हैं आपके। तो उन्होंने कहा अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहां से हटा दूं, क्या कर दूं भाई, हटा दूं, बाहर निकाल दूं, तो यहां पर जो नेगेटिव आयन है वो हल्का सा क्या हो जाएगा, कम। क्या हो जाएगा, कम। तो ये जो आपके इक्वेशन है पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, ये आपके क्या हो जाएगी, अनबैलेंस्ड। क्या हो जाएगी, अनबैलेंस्ड। यानी यहां पर ये आप इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी, पॉजिटिव ग्रेटर देन, पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन नेगेटिव। यानी आपको उन्होंने कहा जब आपको धनावेश पॉजिटिव आयन बनाना है तो आप क्या कीजिए, नेगेटिव इलेक्ट्रॉनों को बाहर फेंक दीजिए। कहां फेंक दीजिए भाई, बाहर फेंक दीजिए, अपने आप पॉजिटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो उन्होंने पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कहा भाई, पॉजिटिव के लिए यहां से ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव के लिए उन्होंने कहा जब वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, इलेक्ट्रॉन त्यागती है मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, निकाल दिए, तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा भाई, पॉजिटिव। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो वस्तु पर धनावेश आ जाता है। क्या आ जाता है भाई, धनावेश, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, धनावेश आ जाता है। यानी कहने का मतलब यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिएगा, मैंने लिया एक सोडियम एटम। कौन सा एटम लिया भाई, मैंने लिया सोडियम एटम। तो सोडियम एटम में देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281, आप सबको पता है 28 क्या होता है, 1 होता है। जैसे ही मैं हल्का सा इसको गर्म करता हूं तो आप सबको पता है इसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाएगा भाई, रिड्यूस, निकल जाता है। क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो निकलने की वजह से यहां पर क्या बन जाता है, Na+1, Na+1 मतलब 2,8 प्लस में इलेक्ट्रॉन, प्लस में क्या बनता है भाई, इलेक्ट्रॉन बनता है। यानी कहने का मतलब देखिएगा, पहले क्या थे, 11 ही प्रोटॉन 11 ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब देखिएगा
प्रोटॉन तो 11 है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8 और 2 10, मतलब एक प्रोटॉन बढ़ गया, एक प्रोटॉन बढ़ा, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। कौन सा चार्ज बढ़ गया? पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। और वस्तु कैसी हो गई है भाई? धनावेशित। वस्तु कैसी हो गई है? धनावेशित हो गई है। तो सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, फ्रैंकलिन ने कहा इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। क्या आता जाएगा भाई? पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। और जितने इलेक्ट्रॉन निकालोगे उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहां पर आप कह सकते हो धनावेश किसके समानुपाती प्रोपोर्शनल होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। किसके समानुपाती कह सकते हो? त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। फिर बात करते हैं सर नेगेटिव कैसे बनाया? क्या बनाया? नेगेटिव कैसे बनाया? तो उन्होंने कहा देखिएगा, यहां से जो इलेक्ट्रॉन मैंने हटाया है तो हम कहते हैं चार्ज कभी भी खत्म नहीं होगा, बेसिक प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी खत्म नहीं होगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं जाके दूसरे में जुड़ेगा, किसी न किसी एटम में। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन हमने निकाला था ये वाला इलेक्ट्रॉन किसी न किसी दूसरे में जुड़ेगा, एटम में, दूसरे एटम में। तो जिस एटम में ये इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो वहां पर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा में, यानी जो बैलेंस इक्वेशन थी पॉजिटिव बराबर नेगेटिव, वो क्या हो जाएगी? थोड़ी सी अनबैलेंस हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं मतलब सीधी सीधी बात है, क्या ज्यादा हो जाएगा भाई? नेगेटिव चार्ज। क्या ज्यादा हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज के लिए अपन क्या लिख सकते हैं? जब वस्तु, किसकी बात करें भाई? जब वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण एक्सेप्ट करे, When object accept the electron, इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर रही हो, यहां पर क्या करेगी? डोनेट करेगी। तो जब ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, तो क्या हो जाएगा भाई? यहां पर देखिएगा, ग्रहण करता है तो वस्तु पर कौन सा चार्ज आ जाएगा भाई? वस्तु पर नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये चीज यहां पर किसके लिए है भाई? नेगेटिव के लिए। किसके लिए है भाई? नेगेटिव के लिए। एग्जाम्पल दीजिएगा सर, तो एग्जाम्पल देखिएगा आप। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आपके लिए देखिए, हमने लिया क्लोरीन। किसको लिया? क्लोरीन को लिया। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन आप सबको पता है 287। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन में जोड़ देता हूं। कौन सा जोड़ूंगा सर? मान लिया यहां से जो Na का जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो Cl के पास पहुंच गया, तो यहां से Cl उसको एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करते ही यहां पर क्या बनेगा देखना, यहां पर क्या बन जाएगा? Cl माइनस, क्लोराइड आयन। कौन सा आयन बन जाएगा भाई? क्लोराइड आयन बन जाएगा। तो यहां बना Cl माइनस 28,8। तो देख लीजिए पहले कितने थे भाई? 17। पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे? 17। अब कितने हो गए भाई? 18। मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है। इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है मतलब आपके नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है। क्या बढ़ गया भाई? नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है। तो ये सारी थ्योरी किसकी थी भाई? चार्ज के टाइप्स की। किसके टाइप्स की थी? चार्ज के टाइप्स की थी। आगे देखिएगा, हमने यहां पर भी देखा एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, यहां पर भी हमने देखा इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो सर प्रोटॉन का क्या रोल है चार्ज बनाने में? चार्ज प्रोड्यूस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोड्यूस करने में, किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज बनाने में प्रोटॉन का क्या रोल है? तो यहां पर हम वर्ड लिखेंगे, एक ही वर्ड में आंसर खत्म करेंगे। प्रोटॉन का कोई रोल नहीं है। प्रोटॉन का कोई रोल नहीं है। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि जो आवेश है, वस्तु का आवेश, ऑब्जेक्ट का जो चार्ज है, चार्ज ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का आवेश है, वो किसके कारण होता है भाई? हमेशा ध्यान दीजिएगा, वस्तु का आवेश इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण पर, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण पर निर्भर करता है। निर्भर करता है, प्रोटॉनों पर नहीं। प्रोटॉनों पर नहीं। यानी आप कह सकते हो द चार्ज ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन ठीक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिपेंड ऑन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डजंट डिपेंड ऑन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन। मतलब प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते अपन। प्रोटॉन को जिस दिन ट्रांसफर कर दिया उस दिन पूरी ये आपकी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म होगी भाई? आपके प्रोटॉन, आपके जब प्रोटॉन निकलेगा तो न्यूक्लियस फट जाएगा, और जब न्यूक्लियस फट जाएगा तो आपके जितने भी ऑब्जेक्ट है सब क्या हो जाएंगे? खत्म। क्या हो जाएंगे भाई? खत्म हो जाते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, जो ऑब्जेक्ट का जो चार्ज है वो चार्ज हमेशा ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफॉर्मेशन से ही बनता है, आने जाने से बनता है। प्रोटॉन ना कभी आते हैं ना ही कभी जाते हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी। फिर कहते हैं सर ये तो आपने बता दिया आना जाना, तो लेकिन इसके लिए कौन कौन से रूल दिए गए थे?
तो चार्ज के लिए नॉर्मली ध्यान से देखिएगा, चार्ज के लिए आपके कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, कौन कौन से रूल दिए गए, तो यहाँ पर हम बात करेंगे रूल्स, या आप कह सकते हो लॉज। क्या कह सकते हैं, अपन लॉज की बात कर लेते हैं। लॉज रिलेटेड विद चार्ज, चार्ज से संबंधित नियम। किससे संबंधित नियमों की बात करेंगे भाई, चार्ज से संबंधित नियम, आवेशों से संबंधित जो नियम है। आवेशों से संबंधित नियम में सबसे पहले आता है, अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला नियम आता है आवेश संरक्षण का नियम। किसके नियम की बात करेंगे भाई, आवेश संरक्षण का नियम। हाँ, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण का नियम आपको पढ़ना होगा। दूसरा, इसके बाद दूसरे नंबर पर नियम अपन डिस्कस करेंगे आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत। आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत भाई, क्वांटीकरण। हाँ, क्वांटाइजेशन लॉ ऑफ, क्वांटाइजेशन लॉ ऑफ चार्ज, आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत, क्वांटाइजेशन लॉ ऑफ चार्ज, ये दूसरे नंबर का अपना लॉ रहेगा जिसको अपन को डिस्कस करना होगा। तीसरा अपन डिस्कस करेंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा, तीसरा अपन डिस्कस करेंगे प्रेरण प्रभाव। किसको पढ़ेंगे भाई, प्रेरण प्रभाव। आवेशों का प्रेरण भी बोला जाता है, इसे क्या बोलते हैं भाई, आवेशों का प्रेरण प्रभाव। और इंग्लिश मीडियम के लिए क्या हो जाएगा भाई, इंड्यूस्ड इफेक्ट, इंडक्शन इफेक्ट, इंडक्शन इफेक्ट, इंडक्शन इफेक्ट। हाँ, और फोर्थ नंबर पर अपन पढ़ेंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा, हाँ आपके कौन सा सम, एल्जेब्रिक सम। कौन सा सम पढ़ेंगे भाई, एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज, एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज, आवेशों का बीजगणितीय योग। कौन सा योग पढ़ेंगे भाई, आवेशों का बीजगणितीय योग। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, अपन ने 4 नियम लिखे हैं। इन 4 नियमों की अगर आप स्टडी करते हो तो आपके चार्ज के बारे में क्या होता है, पूरा डिटेल डिस्कशन कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले लॉ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ हमारा क्या है भाई, फर्स्ट लॉ हमारा कह रहा है आवेश संरक्षण का नियम। किसके नियम की बात कर रहे हैं भाई, आवेश संरक्षण के नियम की, आवेश संरक्षण का नियम। हाँ, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये कि लॉ क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। ये लॉ कहता है, सिंपल सी बात है, जो आवेश है, कौन सी चीज भाई, आवेश जो भौतिक राशि है वो संरक्षित रहती है, हमेशा क्या रहती है भाई, संरक्षित रहती है। संरक्षित का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, संरक्षित का मतलब हो जाएगा कंजर्व्ड, यानी आपके कभी भी ये खत्म नहीं होगी, कभी भी ये खत्म नहीं होगी है। यानी जो भगवान ने नेचुरल जितना चार्ज नेचर में प्रेजेंट है, प्रकृति में जितना आवेश दिया हुआ है, वो आवेश हमेशा उतना ही रहेगा। न तो हम आवेश बना सकते हैं, न आवेश को मिटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, न तो बना सकते हैं, न ही मिटा सकते हैं, केवल उसकी फॉर्म चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं, फॉर्म। यानी अभी कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है तो थोड़ी देर बाद मैं उसको पॉजिटिव बना सकता हूं, कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है तो मैं उसको नेगेटिव भी बना सकता हूं, लेकिन मैं उसके चार्ज को कभी भी खत्म नहीं कर सकता। इस दुनिया से मैं चार्ज को खत्म नहीं कर सकता। ये लॉ कौन सा है भाई, आवेश संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यहां से ये नियम क्या कहता है भाई, हाँ इस नियम के अनुसार, किसके अनुसार भाई, इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड का कुल आवेश, ब्रह्मांड का कुल आवेश सदैव क्या रहेगा भाई, संरक्षित। सदैव क्या रहता है, संरक्षित रहता है, सदैव संरक्षित रहता है। केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में, कौन से रूप में भाई, एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं।
यानी जो आपके जो चार्ज है वो कंजर्व्ड क्वांटिटी है, इसको ना तो अपन ठीक है फॉर्म कर सकते हैं, ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, केवल उसकी फॉर्म चेंज कर सकते हो। क्या चेंज कर सकते हो भाई? उसकी फॉर्म चेंज कर सकते हैं अपन। ये लॉ कौन सा है? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी यहाँ पर जो Q है पूरे नेचर का वो क्या रहेगा भाई? आपके कंजर्व्ड। कैसा है भाई? कंजर्व्ड व संरक्षित है, ना तो बढ़ा सकते हैं ना ही मिटा सकते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने लिया NaCl, आपके नॉर्मल सॉल्ट, जैसे ही पानी में वाटर में डिसॉल्व किया मैंने, वाटर में डिसॉल्व करते ही इसके आयंस बनेंगे Na+ और Cl-। यहाँ पर देखिएगा, हाँ टोटल चार्ज 0, इधर देखिएगा यहाँ पर चार्ज +1, यहाँ पर चार्ज है -1, तो सर चार्ज तो बन गया। आपने तो यहाँ कहा चार्ज बढ़ा नहीं सकते सर। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमने वर्ड यूज किया है, हाँ ब्रह्मांड का कुल आवेश। वर्ड ध्यान से पढ़िएगा, यहां पर अपन बात कर रहे हैं कुल आवेश की। किसकी बात कर रहे हैं? कुल आवेश की बात कर रहे हैं। तो कुल आवेश टोटल चार्ज की जब भी बात करूंगा तो मैं इक्वेशन के पहले और इक्वेशन के बाद, ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में टोटल चार्ज करूंगा। तो यहां पर टोटल चार्ज कितना है? 0। यहां पर टोटल कीजिए +1 -1, तो टोटल कितना आ गया भाई? यहां पर भी 0। तो आवेश हमने बनाया नहीं है। ये इक्वेशन क्या समझाती है? आवेश बनाया नहीं है, केवल उसकी क्या चेंज की है? फॉर्म चेंज की है। उसकी क्या है? रूप। उसकी जो फॉर्म है वो हमने चेंज कर दी है। वापस जब ये पानी हटेगा और ये जब दोनों वापस पास में आएंगे तो वापस क्या बना देंगे? NaCl। क्या बना देंगे? NaCl। तो अभिक्रियाओं के द्वारा, केमिकल इक्वेशंस के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? चार्ज की फॉर्म चेंज कर सकते हैं, चार्ज बना नहीं सकते, कभी भी चार्ज बना नहीं सकते। ये चीज ध्यान दीजिएगा आप। तो आवेश संरक्षित राशि है, ये चीज हमने स्टडी कर ली। दूसरे नियम की बात करते हैं। तो दूसरा नियम यहां पर देखिएगा, दूसरा अपन ने बात की थी दूसरे नंबर पर, आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत। किसकी बात की थी? आवेशों का कौन सा सिद्धांत भाई? क्वांटीकरण सिद्धांत। क्वांटाइजेशन लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन लॉ ऑफ चार्ज। ठीक है, आवेशों का कौन सा सिद्धांत भाई? क्वांटीकरण सिद्धांत। तो आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या कहता है स्टूडेंट? ध्यान दीजिएगा। आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत कहता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट, मैंने ये ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, सिंपल वे में समझिएगा। इस ऑब्जेक्ट में हमने कहा जितने प्रोटॉन हैं उतने के उतने क्या होंगे भाई? इलेक्ट्रॉन होंगे। जितने प्रोटॉन है उतने के उतने क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बात हम सबको पता है। फिर मैं कहता हूं इलेक्ट्रॉन के आने जाने से क्या बनेगा? चार्ज बनेगा। तो यहां से देखिएगा, यहां से अगर आपके 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो यहां पर चार्ज क्या बनेगा भाई? आप कह दोगे सर -2। अगर यहां आपके आपके +2, अगर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो यहां पर आप क्या कह दोगे? सर चार्ज बन जाएगा आपके -3। क्या बन जाएगा? -3। ऐड होने पर माइनस, निकलने पर प्लस। ये आप सबको पता है। लेकिन यहां से एक देखिएगा, जो ये नंबर मैं आपके निकाल रहा हूं +2 +3, ये कभी भी ऐसे पॉसिबल है क्या कि मैं यहां से चार्ज निकाल दूं, यहां से हाफ इलेक्ट्रॉन निकाल दूं? मैं क्या निकाल दूं? हाफ इलेक्ट्रॉन निकाल दूं। ये चीज कभी पॉसिबल है क्या? कभी पॉसिबल नहीं है। या आप यानी कि यहां से कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन जो आने जाने का जो प्रोसेस है वो हमेशा पूर्णांक में होगा। किस में होगा? इंटीजर में होता है, इंटीजर नंबर में होता है। यानी आपके 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबर्स में इलेक्ट्रॉन आते या जाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं है हाफ इलेक्ट्रॉन या आपने 3/2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया, ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी भी ठीक है आपके 1/2 3/2 ऐसे टर्म्स में नहीं हो सकते, वो हमेशा इंटीजर होंगे। क्या होंगे भाई? इंटीजर होंगे। और इसी बात को यहां पर क्या बना दिया? तो लॉ बना दिया गया। इसी बात को क्या बना दिया गया भाई? लॉ बना दिया गया। लॉ आपको सिंपल वे में समझना है। किसी ऑब्जेक्ट का जो चार्ज है वो कैसे बनेगा? सर मैंने कहा इलेक्ट्रॉन के जाने से। इलेक्ट्रॉन के जाने से, इलेक्ट्रॉन के जाने से कितने इलेक्ट्रॉन गए? माना सर n गए। कितने गए? n। अब देखना, अगर इलेक्ट्रॉन निकल गए तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए तो नेगेटिव। तो कुल मिला के यही लॉ बन गया और यही फॉर्मूला बन गया। ये क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया। तो इस ऑब्जेक्ट, हाँ, क्वांटीकरण सिद्धांत क्या सिखाता है? इस नियम के अनुसार किसी वस्तु का
कुल आवेश, कौन सा आवेश भाई, कुल आवेश, टोटल चार्ज सदैव मूल आवेश E का पूर्ण गुणज होता है। यानी यहां पर देखिएगा, ये कहना चाह रहे हैं, ये कहते हैं कि जो किसी ऑब्जेक्ट का चार्ज Q है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीप्लाई होगा किसका भाई, आपके क्वांटम, किसका इंटीग्रल मल्टीप्लाई होगा भाई, क्वांटम, या आप कह सकते हो फंडामेंटल चार्ज। तो बात करते हैं सर ये फंडामेंटल चार्ज E क्या है। E यहां पर जो ये फंडामेंटल चार्ज है, फंडामेंटल चार्ज, इसे क्या बोलेंगे भाई अपन, फंडामेंटल चार्ज। हाँ, कौन सा आवेश, मूल आवेश, कौन सा आवेश, मूल आवेश, या इसे क्या बोलते हैं अपन, क्वांटम, क्या बोलते हैं, क्वांटम। ठीक है, क्वांटम, दो नाम है इसके, मूल आवेश या क्वांटम। ठीक है, तो ये क्या चीज है सर, तो मूल आवेश या क्वांटम में हम कहते हैं हमें निकालना है चार्ज। तो चार्ज निकलते टाइम कैसा निकल सकता है, तो हमने कहा मिनिमम सबसे छोटा चार्ज जो आपके इलेक्ट्रॉन का ही होना, इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई चार्ज नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के छोटा अपन कोई भी चार्ज नहीं निकाल सकते। तो यहां पर क्वांटम हमने किसको बोला, हाँ, द लोवेस्ट चार्ज, द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का जो न्यूनतम संभव मान है, यानी उसके बाद उससे छोटा संभव हो ही नहीं सकता चार्ज, वो चीज अपन ने क्या मानी है, क्वांटम, उसे क्या बोला, क्वांटम। और आप सब जानते हो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, नेगेटिव में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो नेगेटिव पॉजिटिव यहां नहीं लगाना है, यहां पर हमने बात की है लोवेस्ट वैल्यू की, और वैल्यू की बात जब भी हो जाए फिजिक्स में, तो वैल्यू की बात होने पर उसमें प्लस माइनस कभी भी लगता नहीं है। प्लस माइनस या तो डायरेक्शन को या शो करते हैं नेचर को। तो यहां पर हमने वैल्यू की बात की है, तो क्वांटम का मतलब हमारे खाली क्या होगा भाई, क्वांटम का मतलब खाली हमारे क्या होगा, इस वैल्यू से, इस अमाउंट से हमारा मतलब होगा क्वांटम। और एन यहां पर क्या है, एन है त्यागे गए, यानी डोनेट या फिर आपके क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट किए गए इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों का नंबर है, क्या है भाई, नंबर है। तो ये चीज आपके क्वांटीकरण थी, कौन सी थी भाई, क्वांटाइजेशन लॉ था। तो यहां पर देखिएगा, अब इसके बारे में थोड़ा जनरल डिस्कशन कर लेते हैं, कहां से आया, किसने दिया था। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये 1919 में मिलिकन ने, किसने दिया था भाई, मिलिकन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। और कौन से प्रैक्टिकल से दिया था इसने भाई, तेल बूंद प्रयोग, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। कौन से एक्सपेरिमेंट से दिया था भाई, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट उसने किया था और उसने क्या दे दिया था भाई, चार्ज के लिए ये लॉ दिया था, क्वांटाइजेशन लॉ ऑफ चार्ज। कब दिया भाई, 1999 में। हाँ, इसके लिए उससे नोबेल प्राइज कब मिला भाई, 1923 में इसे क्या मिला, नोबेल प्राइज। क्या मिल गया भाई, नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज आप सब जानते हो क्या होता है भाई, दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज है। तो ये जनरल डिस्कशन है, बेसिक जनरल साइंस के हिसाब से बता रहा हूँ। ये आपके एयरफोर्स के हिसाब से हो गया, ये जनरल साइंस के हिसाब से जो आपके छोटे मोटे कंपटीशन होते हैं उनमें आपके काम आएगा। तो 1919 में किसने दिया था, मिलिकन ने दिया था। कौन से दिया था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। नोबेल प्राइज कब मिला था, 1923 में। हाँ, इससे एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, हाँ, कौन से, हाँ, सूत्र या आप कह सकते हो प्रमेय का प्रयोग किया, प्रमेय का प्रयोग किया, यानी कौन से प्रमेय या सूत्र का इसने प्रयोग किया था अपने प्रैक्टिकल में। तो आप सबको आंसर लिखना है स्टोक्स की थ्योरम का। किसका यूज किया था इन्होंने भाई, स्टोक्स प्रमेय का। स्टोक्स प्रमेय का इसने क्या किया था, यूज किया था। तो स्टोक्स प्रमेय क्या होती है भाई, स्टोक्स थ्योरम आप सबको पता है, फ्लूइड चैप्टर है आपके, फ्लूइड करके अपने एक चैप्टर होता है फिजिक्स में, उसमें अपन ने डिस्कस करते हैं कि स्टोक्स क्या है भाई, एक ड्रॉप और किसी दूसरे मीडियम में ऊपर से कोई ड्रॉप गिर रही है तो उसके ऊपर क्या लगेगा, विस्कस फोर्स। क्या लगेगा, विस्कस फोर्स। जो वो विस्कस फोर्स है उसकी जो वैल्यू बताई थी वो बताई थी स्टोक्स ने। किसने बताई थी, स्टोक्स ने। तो वहां से उस फॉर्मूले को यूज करके यहां पर ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट मिलिकन ने दिया था। तो ये आपके एयरफोर्स के हिसाब से, और ये बेसिक जनरल डिस्कशन टॉपिक के बारे में हो गया। फिर बात करते हैं सर, अब इसके कुछ आपके एक्सेप्शंस, अपवाद होते हैं क्या सर, तो यहां पर इसके अपवादों की भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहां पर अपन अब नेक्स्ट बात करते हैं अपवादों की। किसकी बात करते हैं भाई, अपवाद, एक्सेप्शंस। अपवाद कौन कौन से हैं, तो यहां पर देखिएगा, फिजिक्स में कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं, कुछ साइंटिस्ट, वो क्या करते हैं, किसी की थ्योरी को क्या करते हैं, गलत प्रूव करने की कोशिश करते हैं वो लोग। तो ऐसे ही हमारे साइंटिस्ट थे गैलेमान। कौन थे, गैलेमान नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने प्रूव कर दिया, गैलेमान ने
गैलेमान ने प्रूव कर दिया कि यहाँ पर 1/2 इलेक्ट्रॉन, 3/2 इलेक्ट्रॉन, इस टाइप के चार्ज भी क्या है, पॉसिबल है, चार्ज भी क्या है, पॉसिबल है। हालांकि ये इमेजिनरी चीज है, ठीक है, आपको इमेजिन करना ही पड़ेगा क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को देख नहीं सकते और ये चीज इमेजिनरी चीज थी। लेकिन इमेजिनरी चीज थी, इन्हें उसने क्या नाम दिया भाई, क्वार्क कण। कौन से कण, क्वार्क पार्टिकल। क्वार्क कणों की खोज किसने की थी, गैलेमान ने, और जो किसको गलत साबित करती है, आवेशों के क्वांटीकरण को। लेकिन फिर साइंटिस्टों ने कह दिया ये कैसे कण है भाई, अस्थायी कण है, नॉन स्टेबल, अनस्टेबल पार्टिकल है, इसलिए वजह से हम इसे, आपको जो लॉ है हमारे उसको गलत नहीं ठहरा सकते। ये लॉ किसके लिए दे दिया गया था भाई, ये लॉ हो गया भाई आपके स्थायी कणों, स्टेबल पार्टिकलों के लिए बना गया, ठीक है। तो बाकी गैलेमान ने इसको क्या कर दिया था, गलत प्रूव कर दिया था, ये चीज ध्यान रखना। इसको अपवाद माना गया, क्या माना गया, अपवाद कर। क्वार्क कण अपवाद है, अस्थायी कण होते हैं, खोज किसने की थी, गैलेमान ने की थी। इसके बाद अपन बात करते हैं अपने तीसरे लॉ की। तीसरा लॉ कहता है प्रेरण प्रभाव को, किसको बताता है भाई, तीसरा लॉ अपने को सिखाता है प्रेरण प्रभाव, इंडक्शन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, इंडक्शन इफेक्ट। इंडक्शन इफेक्ट क्या है, तो हम यहाँ पर आपने घरों में आसपास यहाँ कई कहावतें सुनी होगी कि खरबूजे को देख के खरबूजा भी क्या बदलता है, रंग बदलता है, ठीक है। तो वो वाली सेम चीज यहाँ पर होगी। प्रेरण प्रभाव का मतलब क्या होता है, प्रेरण का मतलब सीधा वन वर्ड याद रखना, प्रेरित करना। क्या करना, प्रेरित करना, प्रेरित करना, ठीक है, उकसाना, उसको क्या करना, उकसाना। तो वो चीज क्या होगी, प्रेरण। क्या होगी, प्रेरण। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा क्या होता है कि यहां पर आपके पास कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, ये चार्ज पार्टिकल है, चार्ज ऑब्जेक्ट है मेरे पास, और उसके पास मैं लेके आ गया किसी उदासीन वस्तु को। कौन सी वस्तु को, उदासीन वस्तु, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। एक आवेशित वस्तु के पास अगर मैं उदासीन वस्तु को लेके आ जाऊं तो यहां पर ये जो आवेशित है ये इसको क्या करेगी, प्रेरित। क्या करेगी, प्रेरित। प्रेरित कैसे करेगी भाई, इसके पास चार्ज है, मतलब यहां पर ये क्या करती है भाई, चार्ज का अपना जो अट्रैक्शन रिपल्सन जो भी है वो प्रॉपर्टी दर्शाएगी। तो यहां पर ये क्या करती है, इस ऑब्जेक्ट, उदासीन ऑब्जेक्ट में, जिसके अंदर ये जो न्यूट्रल एटम है, इसमें क्या है, प्रोटॉन किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो यहां पर ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों को, ये वाला चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है। अपनी ओर खींचेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन सारे के सारे एक तरफ चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन एक तरफ गए तो वो सीट क्या मानेंगे अपन, नेगेटिव। और फिजिक्स कहती है जिस तरफ नेगेटिव हो गया उसके ऑपोजिट वाली हमेशा क्या बनेगी, पॉजिटिव। तो ये चीज इधर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। तो देखिएगा पहले जो न्यूट्रल थी अब वो कैसी हो गई है, चार्ज हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, चार्ज हो गई है, आवेशित हो गई है। और ये किसके कारण संभव हुआ, दूसरी आवेशित वस्तु के कारण ही संभव हुआ। और इस प्रभाव को अपन क्या कहेंगे, प्रेरण प्रभाव। कौन सा प्रभाव कहेंगे भाई, प्रेरण प्रभाव। तो प्रेरण प्रभाव की डेफिनेशन अपन क्या दे सकते हैं, किसी आवेशित चार्ज पार्टिकल, चार्ज वस्तु के समीप, हाँ, अल्प आवेशित या आप कह सकते हो उदासीन वस्तु लाने पर उस पर विपरीत आवेश आ जाता है, विपरीत आवेश आ जाता है। और इस प्रभाव को अपन क्या बोलते हैं भाई, प्रेरण प्रभाव। कौन सा प्रभाव, प्रेरण प्रभाव। यानी आपके जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर ऑपोजिट चार्ज आ जाएगा और इसे अपन क्या बोलेंगे भाई, इंडक्शन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, इंडक्शन इफेक्ट। तो सर यहां पर देखिएगा आपने ये वर्ड लिखा है अल्प आवेशित, स्मॉल चार्ज, ठीक है। हाँ, यहां पर आपके बहुत ही पार्शियली चार्ज कोई ऑब्जेक्ट है, पार्शियली चार्ज ऑब्जेक्ट के लिए भी ये चीज लागू होती है। कैसे सर, तो देखिएगा मैंने कहा यहां पर ये मेरे पास है कोई +100 कूलाम चार्ज से ऑब्जेक्ट है, मतलब एक ऑब्जेक्ट था उसके पास +100 कूलाम क्या है, चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है बहुत बड़ा। इसके पास मैंने दूसरी कोई ऑब्जेक्ट रख दी जिसके ऊपर केवल +5 है, तो पॉजिटिव चार्ज, लेकिन है कितना भाई, +5 है, कोई दिक्कत। तो यहां पर देखिएगा यहां पर इसके पास भी कितने हैं, +5 चार्ज है। तो यहां पर बना देते हैं, थोड़ा आपको दिखेगा नहीं,
+5 कूलाम। तो देखिएगा हमने कहा यहां पर इंडक्शन तो होगा, इंडक्शन तो होना है, चाहे आपके अल्प आवेशित हो चाहे उदासीन हो। तो यहां पर देखिएगा जो ये +100 कूलाम है ये यहां के सारे इलेक्ट्रॉनों को खींचना शुरू करेगा। अगर मैं ये देखूं एक कूलाम उधर के एक कूलाम को खींचता है तो यहां पर ये कितना प्रेरण के कारण ये यहां पर कितना बनाएगा भाई -100 कूलाम। कितना कूलाम चार्ज बनाता है? -100 कूलाम। अब देखिएगा ये +5 ये -100, आप यहां पर सम करोगे तो कितना बनेगा -95 कूलाम। अब देखिएगा ये ऑब्जेक्ट काम करेगी पॉजिटिव का और ये ऑब्जेक्ट काम करेगी नेगेटिव का, तो इन दोनों के बीच में क्या शुरू हो जाएगा? आकर्षण। क्या शुरू हो जाएगा? आकर्षण शुरू हो जाएगा। तो ये अल्प आवेशों के लिए भी प्रेरण प्रभाव होता है। और यहां से अपना एक क्वेश्चन भी रेडी हो गया कि क्या आपके दो सेम चार्ज के ऑब्जेक्टों में पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन पॉसिबल है? तो हम कहेंगे बिल्कुल सर आपके यहां अट्रैक्शन पॉसिबल है। कब पॉसिबल है? जब एक बहुत बड़े अमाउंट में हो और दूसरा बहुत छोटे अमाउंट में हो, तो ये आपके अट्रैक्शन भी पॉसिबल है। तो ये चीज आपके कौन सी थी भाई? इंडक्शन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? इंडक्शन इफेक्ट। इसके बाद 4th नंबर पर लास्ट अपने प्रॉपर्टी आती है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। 4th नंबर पर अपने प्रॉपर्टी आती है बीजगणितीय योग। कौन सा योग? बीजगणितीय योग, एल्जेब्रिक सम। कौन सी सम की बात करते हैं? एल्जेब्रिक सम की बात करते हैं। या आप इस प्रॉपर्टी को ऐसे भी बोल सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को आवेशों का पुनः वितरण, आवेशों का पुनः वितरण भी कह सकते हो इसे। ये भी साथ में डिस्कशन करेंगे। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? तो यहां से देखिएगा रीडिस्ट्रीब्यूशन कहता है, पहली बात तो एल्जेब्रिक सम की कर रहे हैं। एल्जेब्रिक सम, फिजिक्स में दो टाइप के सम है, ध्यान से देखिएगा। फिजिक्स में दो ही सम है, एक है एल्जेब्रिक सम और एक होता है वेक्टर सम। ये फिजिक्स में दो टाइप के ही सम होते हैं, ठीक है? बीजगणितीय योग और इसको क्या बोल देंगे भाई? सदिश योग। ये कौन सा योग हो जाएगा भाई? अपना सदिश योग। और ये कौन सा योग हो जाएगा? बीजगणितीय योग। तो कब कौन सा योग होता है? तो सिंपल सी बात ध्यान दीजिएगा, जो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है, जो भौतिक राशियां वेक्टर है, उन सब के लिए कौन सा योग करते हैं अपन? सदिश योग करते हैं, आपके वेक्टर सम करते हैं। और जो चीजें स्केलर यानी अदिश राशियां हैं, अदिश राशियों के लिए अपन कौन सा सम करते हैं? हमेशा एल्जेब्रिक सम करते हैं। ये नॉर्मल कॉमन, ठीक है, नोट की तरह आपको ये बना के याद रखना है कि जो स्केलर है उसके लिए एल्जेब्रिक सम और जो वेक्टर है उसके लिए वेक्टर सम करते हैं। एल्जेब्रिक सम को ही स्केलर सम बोला जाता है। इसका दूसरा नाम क्या हो जाता है? अदिश योग यानी स्केलर सम हो जाता है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, यहां पर हमने बात की है बीजगणितीय योगों की। तो बीजगणितीय योग में यहां पर देखिएगा, यहां पर सीधी सीधी बात है कि जो आवेश है, हमारा जो आवेश है, चार्ज है, वो कैसी क्वांटिटी है भाई? स्केलर, अदिश राशि है। कैसी राशि है? स्केलर अदिश राशि है। इस वजह से उसका सम भी कैसा होगा? एल्जेब्रिक। कौन सा सम होता है उसमें? एल्जेब्रिक सम होता है। पहली बात तो क्लियर हुई। दूसरा सर ये एल्जेब्रिक सम है क्या? क्या चीज है इसमें? तो एल्जेब्रिक सम का मतलब हमेशा ध्यान दीजिएगा, एल्जेब्रिक सम का मतलब है आपको पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेवें, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेवें, जैसा है वैसा ही लेके उसको जोड़ दीजिए। नॉर्मल एडिशन जो आप करते हो, नॉर्मल मैथ्स में जो एडिशन करते हो, वो वाला एडिशन कर दीजिए। जैसे एग्जांपल के लिए किसी ऑब्जेक्ट के पास +5 कूलाम, -3 कूलाम और +7 कूलाम चार्ज है, तो अगर मैं यहां से इसका एल्जेब्रिक सम करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? 5 - 3 + 7। तो कितना हो जाएगा भाई? यहां से देखिएगा ये हो जाएगा आपके 9। कितना हो जाएगा? 9। तो ये वाली चीज अब प्लस में आया तो प्लस में, तो प्लस में 9 कूलाम। तो ये इस टाइप का जो नॉर्मल सम है वही एल्जेब्रिक सम है, उसे अपन क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक सम बोलते हैं। तो ये आपके बात हुई हमारे बीजगणितीय योग की सर। अब सेकंड जो मैंने हेडिंग लिखी है पुनः वितरण। पुनः वितरण क्या है सर? तो पुनः वितरण कहता है दो वस्तुएं, कितनी वस्तुएं भाई? दो वस्तुएं, माना ए और बी कोई वो ऑब्जेक्ट लिया, इसका चार्ज हो जाएगा Q1, इस पर चार्ज मैंने माना Q2। अगर मैं इन दोनों वस्तुओं को चिपका देता हूं, क्या करा देता हूं? स्पर्श कराता हूं, स्पर्श कराता हूं, टच करा दिया मैंने, तो टच कराते ही
इनके जो चार्ज हैं वो आपस में ट्रांसफर होने शुरू हो जाते हैं। क्या शुरू हो जाते हैं भाई? ट्रांसफर होने शुरू हो जाते हैं, यानी आप ट्रांसफर होके कितने बनेंगे? बीजगणितीय योग हो जाता है। कौन सा योग हो जाता है? बीजगणितीय। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है देखिएगा, इसके पास माना मैंने +10 कूलम, इसके पास था माना मैंने -3 कूलम, तो ये यहां से क्या करेगा? यहां से देना शुरू हो जाएगा चार्ज, ठीक है, चार्ज देना शुरू हो जाएगा। चार्ज देना शुरू करेगा तो यहां पर कब तक चार्ज होगा सर? 10 और -3 को ऐड करूंगा, कितना आता है? 7। कितना आता है? 7। जब तक इसका चार्ज भी 7 और इसका चार्ज भी 7 नहीं हो जाता है तब तक यहां पर ये चीज, ये जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन है वो चलता जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन स्थानांतरण चलता जाएगा। तो इस चीज को मैथमेटिकली, अगर इस चीज को अपन पढ़े तो मैथमेटिकली अपन कहेंगे कि यहां पर स्पर्श कराने के बाद जो दोनों वस्तुएं हैं, दोनों वस्तुओं पर आवेशों का कौन सा योग हो जाएगा भाई? बीजगणितीय योग हो जाता है, एल्जेब्रिक सम हो जाता है Q1 + Q2। टोटल चार्ज कितना बनेगा? Q1 + Q2। और अब मैं अगर इनको अलग कर दूं, इनको क्या कर दूं? अलग कर दूं, तो अब अलग करने पर इन पर क्या आएगा भाई? अब तो सम हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। कब तक होगा? बराबर नहीं हो जब तक, और बराबर हो गया है। अब ये बराबर बराबर हो गए, दोनों मिल बांट के खाएंगे। अब तो आधा ये ले जाएगा और आधा ये ले जाएगा, तो आधा आधा कर दीजिए, तो आधा आधा कर दीजिए, Q1 + Q2/2, और इधर भी क्या लिखूंगा? Q1 + Q2/2। यानी कि यहां पर पुनः वितरण कहता है हमने टच करा दिया अगर आपके ऑब्जेक्ट्स को, तो टच कराते ही उनके चार्ज आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। क्या हो जाएंगे? बराबर। ये चीज कौन कहता है? पुनः वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन कहता है। आपके सामने देख लीजिएगा, टच कराऊंगा तो एल्जेब्रिक सम होना है। अब सम होके वो क्या हो जाएगा? सम का मतलब क्या है? सम का मतलब ये है ट्रांसफर हो रहा है चार्ज। जितना ट्रांसफर, कितना ट्रांसफर होगा भाई? जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाते तब तक ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहेगा, और जैसे ही बराबर हुए उसके बाद हम अलग करते हैं तो बराबर बराबर दोनों को मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात किसने की थी? पुनः वितरण ने। किसने कहते हैं? किसे कहते हैं अपन? पुनः वितरण से ये आप कह सकते हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन से। तो ये सब अपन ने नॉर्मली क्या पढ़े हैं? आवेशों के गुण। किसकी बात की थी अपन ने? आवेशों के गुण की बात कर ली। तो अब बात करते हैं सर मात्रक वगैरह क्या होते हैं इसके। तो अगला आज का अपना टॉपिक है आवेशों का मात्रक। आवेशों के मात्रक के बारे में बात करते हैं। आवेशों के मात्रक, हाँ, यूनिट्स ऑफ चार्ज। यूनिट्स ऑफ चार्ज, यूनिट्स ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यह आपको सबको पता है कि जो यूनिट्स है वो 2 से 3 प्रकार की होती है। पहले अपन बात करेंगे एसआई यूनिट्स की। किसकी बात करते हैं? एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट क्या है चार्ज की सर? तो चार्ज की एसआई यूनिट आपको याद रखनी है, कूलाम है। क्या है सर? कूलाम। क्या याद रखनी है? कूलाम। किसके बराबर होती है सर? एम्पियर इंटू आपके सेकंड। एम्पियर इंटू सेकंड के बराबर होती है सर। हम कैसे याद रखें? तो आपने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था I = Q/T। तो Q बराबर यहां से क्या हो जाएगा? IT। क्या हो जाता है? IT। तो देख लीजिए, I का हो जाएगा एम्पियर, T का क्या हो जाता है? सेकंड। तो यहां से आपका जो कूलाम है वो किसके बराबर आता है? एम्पियर इंटू सेकंड के बराबर आता है। तो ये तो बात हुई एसआई यूनिट की। किसकी बात हुई? एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट मिल गई है तो लगे हाथों हम क्या निकाल देते हैं? डायमेंशन। क्या बना देंगे भाई? डायमेंशन। विमा। क्या बना रहे हैं? विमा बना रहे हैं। तो विमा देखिएगा, किलोग्राम नहीं है तो m0, मीटर नहीं है तो L0, हाँ समय है T1, क्या हो जाएगा? टाइम है तो T1, और करंट है तो A1। करंट है तो A1, एम्पियर के लेके आ जाएगा A1। तो ट्रिक यहां से यहां पर आपको ट्रिक क्या याद रखनी है? 0011। 0011 ये ट्रिक आपको याद रखनी है। ट्रिक्स याद रखनी है, आगे काम और ट्रिक सिखाऊंगा। डायमेंशन रटनी नहीं है, स्टैटिक्स की डायमेंशन कभी भी रटनी नहीं है, आपको ट्रिक से सिखा देंगे। 0011 और फॉर्मेट 0011 में क्या रखना है? MLTA। MLTA, MLT तक तो आप सबको पता है ये सीक्वेंस होता है, बस A ही तो ऐड करना है। क्या ऐड करना है? A ऐड करना है। फिर बात करते हैं दूसरे नंबर पर कौन सी यूनिट होगी सर? तो SI के बाद SI MKS है। SI बोलो चाहे MKS बोलो, दोनों में यही आएगा, कूलाम ही आएगा। दूसरे नंबर पर आपके आती है CGS यूनिट। कौन सी यूनिट की बात करूंगा? CGS यूनिट की बात करूंगा। तो CGS यूनिट यहां पर क्या बनेगी? ध्यान से देखिएगा, यहां पर CGS यूनिट होती है ESU, इलेक्ट्रो स्टैटिक्स यूनिट।
इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। हिंदी मीडियम के लिए क्या हो जाएगा भाई, स्थिर वैद्युत मात्रक, स्थिर वैद्युत मात्रक हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली ये ईएसयू इंग्लिश में ही आता है, तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ही याद रखना पड़ेगा। इसका निकनेम क्या हुआ भाई, फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन निकनेम या इसका फ्रैंकलिन, या फिर इसको क्या बोलते हैं, स्टेट कूलाम। कौन सा कूलाम, स्टेट कूलाम भी इसको बोला जाता है। तो सीजीएस यूनिट है तो एक ही, लेकिन नाम तीन हो गए। पहला ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, दूसरा उसको क्या नाम दे दिया अपन ने, फ्रैंकलिन, और तीसरा नाम अपन क्या देते हैं, स्टेट कूलाम। कौन सा नाम देंगे भाई, स्टेट कूलाम। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो वैल्यू देख लीजिएगा। हाँ, यहां पर एक कूलाम में कितने ईएसयू होते हैं, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 9। एक मिनट देखिएगा, 1 कूलाम की जो वैल्यू है उसमें ईएसयू कितने होंगे, 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ईएसयू, 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ईएसयू। ये इतने ईएसयू किस में होते हैं सर, एक कूलाम में। किस में होते हैं, एक कूलाम में। तो सर हमारा इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा क्या, नहीं। आपके क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको पूछ लेगा 1 ईएसयू में कूलाम कितने होते हैं, हाउ मैनी कूलाम्स इन 1 ईएसयू। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा अमाउंट उधर भेजना पड़ेगा। मतलब ये ऐसे हो जाएगा 1/3 इंटू 10 टू द पावर 9, यानी आप कह सकते हो 1/3 करता हूं तो कितना आता है भाई, 0.33 इंटू 10 टू द पावर -9। हाँ, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो ऐड हो जाएगा, तो 3.3 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलाम कह सकते हो। इतने कूलाम किस में होते हैं, 1 ईएसयू में। किस में होंगे भाई, 1 ईएसयू में। तो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में यहाँ पर देखिएगा आपके उल्टा आएगा, हमेशा उल्टे क्वेश्चन पूछेगा ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। क्या हो जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे। सीधे वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू सीधी नहीं पूछ सकता है, सीधी सब बच्चों को याद होती है। एग्जामिनर आपका माइंड लेवल चेक करता है, ये थोड़ी चेक करता है कि आपने कितना रटा है। तो माइंड लेवल ऐसे चेक होगा आपका, आपको क्रॉस में भेजना पड़ेगा चीजों को। फिर ये सबसे छोटी यूनिट भी है, ध्यान देना। तो इसे क्या, यह सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटी, सबसे छोटा मात्रक है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक है ईएसयू। कौन है भाई, ईएसयू सबसे छोटा मात्रक है। इसके अलावा एक और मात्रक चलता है आपके यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। तीसरे नंबर पर बात करते हैं अपने विद्युत चुंबकीय मात्रक, विद्युत चुंबकीय मात्रक। हाँ, यानी आप कह सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसको हाँ हिंदी में, इंग्लिश मीडियम में क्या हो जाएगा, ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ईएमयू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। निकनेम इसका क्या है भाई, एब कूलाम। क्या है भाई, एब कूलाम। एब कूलाम भी इसको बोलता है, एब कूलाम, ईएमयू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये कितनी होती है भाई, एक ईएमयू में हमेशा ध्यान दीजिएगा आपके 10 कूलाम होते हैं। तो एक ईएमयू में ईएसयू कितने हो जाएंगे सर, हाँ 10 टू द पावर 10, 10 टू द पावर 10। कैसे आया सर, 10 इंटू 1 कूलाम लिख सकता हूं इसको। हाँ, 10 इंटू 1 कूलाम में ईएसयू कितने होते हैं, अभी हमने पढ़ा था 10 टू द पावर 9 ईएसयू। तो यहां से हम कह सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 10 ईएसयू किस में हो जाएंगे, 1 ईएमयू में। किस में होते हैं सर, 1 ईएमयू में होते हैं। ये विद्युत चुंबकीय मात्रक है। जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़ेंगे तो वहां पर ये बहुत ज्यादा ईएमयू काम में आता है। इनके बाद लास्ट आपके यूनिट आती है, लास्ट यूनिट आती है 4th नंबर पर, फैराडे। कौन सी आती है भाई, फैराडे। ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में आपको ये यूनिट जरूर कंफ्यूज करेगी और इसका क्वेश्चन आपसे, ठीक है, बिल्कुल पूछ सकता है। क्योंकि कारण सुनिएगा, एक यूनिट होती है फैराडे और एक यूनिट होती है फैरड। एक यूनिट क्या होती है, फैरड। दोनों ही यूनिट्स है, दोनों ही फिजिक्स में क्या काम है, यूनिट्स का काम करती है। लेकिन यहां पर देखिएगा, जो फैराडे है उसकी वैल्यू तो है 96,500 कूलाम, 96,500 कूलाम। मतलब ये आवेश का, किसका मात्रक है भाई, चार्ज के आपके यूनिट है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक है। ये तो किसकी बात होगी, हमने चार्ज की बात करी है, फैराडे बोलूं तो। लेकिन अगर मैं फैरड बोल देता हूं तो फैरड यहां पर आपके हो जाता है धारिता।
कैपेसिटी किसकी बात हो जाती है, कैपेसिटी की यूनिट हो जाती है, यूनिट ऑफ कैपेसिटी धारिता का मात्रक है। फैरड किसका मात्रक है, धारिता का। तो एग्जाम में फैरड आएगा और आपने चार्ज लिख दिया और ये वैल्यू यूज कर ली तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसीलिए ध्यान से देखेगा, फैराडे पूछे तो आपके चार्ज लिखना है, फैरड पूछे तो आपको कैपेसिटी यानी धारिता लिखनी है। तो ये चीजें आपकी क्या थी भाई, आपके आवेशों के मात्रक से संबंधित, किससे संबंधित थी, आवेशों के मात्रक से संबंधित। तो आज तक अभी तक हमने जो भी टॉपिक पढ़ा है चार्ज से रिलेटेड उसकी एक समरी भी तैयार करते हैं और समरी के साथ साथ अपना रिवीजन भी हो जाएगा और आप कह सकते हो एक शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे आपके आवेशों के लिए। तो आवेशों के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, आवेश कैसी राशि है भाई, हाँ आवेशों के प्रकार पढ़े थे हमने सबसे पहले, आवेशों के प्रकार। तो आवेशों के प्रकार हमने कितने पढ़े भाई, दो टाइप के आवेश होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप, दो टाइप के होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा आवेश कैसी राशि है, संरक्षण का नियम पढ़ा था ना, तो आवेश संरक्षित राशि है, कैसी राशि है, संरक्षित राशि है। तीसरा हमने क्या पढ़ा भाई, क्वांटीकरण वाला पढ़ा, तो यहां पर हम कह सकते हैं आवेश क्वांटीकृत राशि है, क्वांटीकृत राशि है। क्वांटीकृत राशि है मतलब हमने कौन सा लॉ पढ़ा भाई, प्लस माइनस एन, प्लस माइनस एन वाला पढ़ा सर। फोर्थ नंबर पर देखिएगा हमने पढ़ा आवेश, हाँ हमने नेक्स्ट बात की थी आवेशों के कौन से, बीजगणितीय योग की। बीजगणितीय योग क्या समझाता है, कैसी राशि है, अदिश राशि है, तो आवेश एक अदिश राशि है, कैसी राशि है भाई, अदिश राशि है। ये चीजें हमने पढ़ ली भाई, ये चीजें हमने पढ़ी थी चार नियमों के द्वारा। पांचवा देखना, हाँ आपके आकर्षण और प्रतिकर्षण कब होगा वो भी देख लीजिए। तो यहां पर अगर हम बात करें समान आवेशों में, कैसे बात करें, समान आवेशों में, सेम नेचर वाले, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, समान आवेशों में हमेशा क्या होगा, रिपल्शन, प्रतिकर्षण, रिपल्शन होता है। क्या होता है भाई, रिपल्शन होता है, यानी जो पॉजिटिव है ये दूसरे पॉजिटिव को क्या करेगा, प्रतिकर्षित, रिपल्स करेगा, क्या करेगा, रिपल करेगा। और अगर एक नेगेटिव है वो दूसरे नेगेटिव को क्या करेगा भाई, रिपल करेगा, क्या करेगा, रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो ये चीज आपके किसमें, समान आवेशों में क्या होगा, प्रतिकर्षण, जबकि विपरीत आवेशों में, कौन से आवेशों में, विपरीत आवेशों में, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, विपरीत आवेशों में क्या होता है भाई, आकर्षण, आकर्षण होता है। यानी कहने का मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन, क्या होगा, अट्रैक्शन, आकर्षण होगा, क्या होगा भाई, आकर्षण होता है। तो सेम तो आपके क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण, ऑपोजिट तो आपके क्या हो जाएगा, आकर्षण, ऑपोजिट में क्या हो जाता है, आकर्षण हो जाता है। इनके अलावा एक और इंपॉर्टेंट नोट आता है आपके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि यहां पर देखिएगा, अगर मैं बात करूं आवेश की स्थितियां, तो आवेश की स्थितियों के हिसाब से 2 से 3 प्रकार के क्या गुण दर्शाता है ये। अगर आवेश क्या है, स्थिर है, क्या है, स्थिर है। दूसरा हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, आवेश गतिशील है, मूवेबल है, मूवेबल। और यहां पर क्या है, रेस्ट में, चार्ज किसमें, रेस्ट में। मूवेबल में भी 2 चीजें पॉसिबल है, एक तो यहां पर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन, कौन से मोशन में हो, यूनिफॉर्म मोशन में हो, या यहां पर कौन से मोशन में हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। यहां पर अपन क्या कह सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हाँ यानी यहां पर क्या हो जाएगी आपके एक्सिलरेटेड, त्वरित या मंदित, डिक्लेरेटेड मोशन। और यहां पर क्या हो जाती है, समान गति, कौन सी गति, समान गति। यहाँ इसे अपन क्या बोल सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म या एक्सिलरेटेड, या आप क्या कह सकते हो भाई, डिक्लेरेटेड मोशन। यानी इसमें एक्सिलरेशन चेंज होगा, इधर हम एक्सिलरेशन बिल्कुल सेम एक्सिलरेशन की बात करेंगे और यहाँ हम कह देंगे एक्सिलरेशन बिल्कुल यहाँ पर हमारे हिल ही नहीं रही है, तो एक्सिलरेशन देखना ही नहीं है। तो खाली जब आपके ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो, रेस्ट की पोजीशन में हो, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा चार्ज के अराउंड खाली क्या बनेगा, विद्युत क्षेत्र। कौन से क्षेत्र बनेगा, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज के चारों ओर जो फील्ड बनेगा वो खाली एक ही फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा फील्ड बनेगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म से जा रहा है
तो दो फील्ड बनेंगे, एक बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा क्या पढ़ेंगे अपन, मैग्नेटिक फील्ड। कौन से फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनेंगे अगर वो यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है। अगर मोशन एक्सिलरेटेड हो गया, कम ज्यादा ऐसे, तो यहां पर आपकी तीसरी चीज भी बन जाएगी। पहली बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, और तीसरा यहां पर देखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो यही चीज अब अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक में अपन क्या करेंगे, स्टैटिक्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर करंट पे जाएंगे, करंट के बाद अपन रिलेटेड कौन है, मैग्नेट फील्ड पे जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कौन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे जाएंगे। तो ये अपना कंटिन्यू एक पूरा स्टैटिक्स कह सकते हो, मैग्नेटिक्स, फिर आपके ईएम वेव्स, फिर एसी करंट से कंटिन्यू रिलेटेड टॉपिक्स हैं जिनको अपन एक साथ डिस्कस करेंगे और इसी वे में शानदार तरीके से अपन क्या करेंगे भाई, स्टडी करेंगे। तो ये सारा मैटर आपके किसके लिए था भाई, चार्ज के लिए था। आई होप आपको ये क्लास ठीक है अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे भाई, चार्ज के बाद कंटिन्यू करेंगे कूलाम्ब फोर्स को। किसको कोर्स कंटिन्यू करेंगे भाई, कूलाम्ब फोर्स को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।